इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब होता है व्हेन ए लार्ज फोर्स वर्क ऑन ए बॉडी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इम्पल्स। मतलब हमारे पे कोई बॉडी पे एक लार्ज फोर्स, एक बॉडी है हमारे पास, मेरे पास एक बॉडी है, इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स लगने के बाद टाइम लगेगा, लेकिन टाइम बहुत कम लगेगा और फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा। मतलब लार्ज फोर्स स्मॉल इंटू टाइम, कम टाइम में ज़्यादा फोर्स लगने के बाद हमको इम्पल्स बनता है, इसी को इम्पल्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे कि impulsive force does not remain constant but change first from ज़ीरो टू मैक्सिमम एंड देन फ्रॉम मैक्सिमम टू ज़ीरो। मतलब हमारा अभी फोर्स लग रहा है, सो फोर्स जो बॉडी पे लग रहा है, फोर्स लग, इसका मैग्नीट्यूड एक बार स्टार्टिंग को ज़ीरो रहेगा, बाद में 1 न्यूटन, बाद में 2 न्यूटन, 3 न्यूटन इंक्रीज होते जाएगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन ये पूरा कम टाइम में लेगा, जस्ट ओनली 1 सेकेंड में इंक्रीज होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेरी लार्ज इन ए स्मॉल टाइम, दैट वी कॉल इम्पल्स। इन सच केस टू मेजर ए टोटल अफेक्ट ऑफ द फोर्स, हम कितना फोर्स एफर्ट डालते हैं उतने हमको इम्पल्स मिलता है। इम्पल्स ऑफ द फोर्स इज मेजर ऑफ टोटल अफेक्ट ऑफ फोर्स, हम कितना फोर्स डालते उतना हमारा इम्पल्स आएगा। मतलब जैसे कि एग्जांपल अभी यहाँ पे देखो, दिस इज इंटीग्रेशन बिकॉज द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। हमें जो काम कोई बॉडी पे फोर्स लगता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो कंटिन्यू बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड का रहता है कम टाइम में। तो उसके लिए T1 to T2 दिया हुआ है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ ए T1 to T2 एफ एन डी टी। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि इंटीग्रेशन मतलब अभी एक समझो कि अभी एक ग्राफिकली समझाऊंगा। अभी यहाँ पे हमारा फोर्स है, ये टाइम है, तो हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा मैक्सिमम रहेगा, लेकिन यहाँ टाइम कम लगेगा, टाइम कम, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम फोर्स, लेकिन टाइम कहाँ से T1 से T2 तक। तो इसी को हम लोग इंटीग्रेशन बाय इन द स्मॉल टाइम में लार्ज फोर्स, दैट वी कॉल इम्पल्स। इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मतलब ये डायरेक्शन भी है दिखाएगा, मैग्नीट्यूड भी दिखाएगा, जैसे कि फोर्स के जैसा। डायमेंशन फार्मूला इम्पल्स का, डायमेंशन फार्मूला क्या है इम्पल्स का, एफ, जैसे कि इम्पल्स फोर्स, लार्ज फोर्स स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब फोर्स क्या है हमारा, एफ इज इक्वल टू एम ए टी। फिर क्या है, मास का मास सेम रहेगा, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी है ऐसे ही रहेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी जाएगा, सिर्फ यहाँ पे बचेगा L1 टी, एक चले एक सिर्फ एक ही ऊपर -1। तो ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स हो जाएगा। यूनिट, इम्पल्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। मतलब फोर्स इंटू टाइम ना, तो फोर्स क्या आएगा न्यूटन, और इंटू टाइम का सेकेंड आएगा, तो न्यूटन सेकेंड आएगा इम्पल्स का यूनिट। तो यूनिट ऑफ इम्पल्स न्यूटन सेकेंड, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स का न्यूटन, टाइम का सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड यूनिट आएगा। SI में हुआ, CGS में डाइन सेकेंड। नाउ फोर्स टाइम अभी जस्ट मैंने ग्राफिकली समझाया है, तो ये फोर्स टाइम ग्राफिकल इम्पल्स को ग्राफिकली बताया जा रहा है। मतलब ये क्या है,
तो हमारा ये जो वाई एक्सिस है फोर्स है, जो एक्स एक्सिस है टाइम है। तो अभी हमारा जो ये एरिया दिएगा ये इम्पल्स दिएगा। इम्पल्स अभी ये एरिया कैसे है, ट्रायंगल शेप में है। तो ट्रायंगल शेप में है तो इसको ये पे इम्पल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये दिस इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दिस इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, दिस इज ए टाइम, दिस इज टाइम। इतने टाइम में इतना फोर्स, ये इतने टाइम में इतना फोर्स। अभी दोनों को मल्टीप्लाई किए तो हमको इम्पल्स मिलेगा। अभी यहाँ पे अभी ये हमको इम्पल्स कैसे कैलकुलेट करना है। ये जो एरिया है, एरिया ये हमको इम्पल्स देगा। कैसे, अभी ये एरिया कैसे शेप में है, ट्रायंगल शेप में है। तो ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ टी कर। जो इसके अंदर कितना एरिया है उतना हमको इम्पल्स मिलेगा। इफ़ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड टाइम, इन द एरिया के अंदर जब हम लोग फोर्स एंड टाइम ग्राफ ड्रॉ किए तो अंदर का एरिया हमको क्या देगा, इम्पल्स देगा। द एरिया अंडर कर्व द टाइम एक्सिस गिव्स द वैल्यू ऑफ इम्पल्स। सी हाउ टू कैलकुलेट द इम्पल्स। इम्पल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये ट्रायंगल दिख रही है ना आप, द एरिया बिटवीन कर्व एंड द टाइम एक्सिस। वो एरिया, जैसे कि एरिया कैसे, ट्रायंगल का एरिया है तो कैसे ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, हाफ बेस इंटू बेस, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारा, अभी ये क्या है हमारा बेस, बेस कौन सा है, दिस इज ए बेस। और हाइट कौन सा है, यहाँ है बेस। तो अभी हमको हाइट विल गिव, हाइट फोर्स देगा, ये बेस टाइम देगा। तो हमको अभी यहाँ बेस इंटू हाइट, ये एरिया का फॉर्मूला है। बेस क्या है हमारा, ये सॉरी हाइट हमारा एक्चुअली फोर्स है, ये बेस हमारा टाइम है। तो सब्स्टिट्यूट किया हुआ है यहाँ पे। तो डालने के बाद फोर्स इंटू टाइम, हाफ फोर्स इंटू टाइम एरिया इज इक्वल टू गिव द इम्पल्स। एवरेज फोर्स इज एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। मतलब अभी यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ से फोर्स हमारा यहाँ से कंटिन्यू इंक्रीज़ होते जा रहा है, इंक्रीज़ होके फिर यहाँ से डिक्रीज़ हो रहा है। मतलब मैक्सिमम यहाँ तक मैक्सिमम फोर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स का यहाँ पे मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ तक टाइम कम है T1 से T2। लेकिन फिर हाफ टाइम T1 से के बाद यहाँ से डिक्रीजिंग होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। लेकिन ये सब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फोर्स, एवरेज ऑफ द फोर्स इन कम टाइम में डेल्टा टी T1 से T2 के अंदर वेरी हाई मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्सिमम, ज़ीरो टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू फिर मिनिमम, मिनिमम हो या और ज़ीरो, ज़ीरो। तो यहाँ तक हमारा कम टाइम में इतना काम करता है, उसी को हम लोग, लेकिन मैग्नीट्यूड हाई और डिक्रीज इसमें हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। मतलब एवरेज कब निकालते हैं हम लोग, जब भी हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड वेरिएशन होता है, जब हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो ये वेरिएशन हो रहा है कंटिन्यू, तो वेरिएशन के हम लोग एवरेज निकालते हैं। वो एवरेज और टाइम के तो आपको इम्पल्स मिलेगा। अभी इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, नॉट हैविंग द एरिया, तो एरिया नहीं है तो इसे यूजिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 से T2 तक कितना फोर्स हमारा एवरेज है तो इंटू कितना dt लिया है। तो इसी के लिए हम ऐसे जब एवरेज का फोर्स आने के बाद हम लोग इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। एवरेज फोर्स
अभी एवरेज फोर्स टेकन द आउटसाइड T1 T2 dt इंटीग्रेशन की तो पर टाइम आएगा, उसका फॉर्मूला आएगा एवरेज ऑफ द फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम यू गेट द इम्पल्स. Now from न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, अभी यू नो द चेंजिंग ऑफ मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड लॉ डेफिनेशन पता है हमारा क्या है, जब चेंजिंग ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स. हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ए चेंज ऑफ ए मोमेंटम. खत्म. ऐसे ये हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ है. अभी ये न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करके हम इम्पल्स कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे, F इज इक्वल टू dp/dt हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ है. अभी फोर्स क्या है हमारा, इम्पल्स F इंटू डी टी, और dp/dt एज इट इज सेम, dt को शिफ्ट करो इधर, ये dt को इधर शिफ्ट करा तो F क्या है हमारा इम्पल्स का, F इंटू टाइम फॉर्मूला. नेक्स्ट इम्पल्स ये चेंजिंग ऑफ मोमेंटम खत्म. अभी ये क्या है हमारा लार्ज फोर्स स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ये इम्पल्स आया, ये डी टी इधर चला गया, शिफ्ट करने के बाद डी टी इधर आने के बाद लेने के बाद इंटीग्रेशन हमें डी पी चेंजिंग ऑफ मोमेंटम का P1 टू P2. अभी P1 टू P2 एंड ये क्या है इम्पल्स, ये इम्पल्स हुआ. बाद में सब्स्टिट्यूट करो डी पी के अंदर पहले P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, तो ये क्या है चेंजिंग ऑफ मोमेंटम. तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंजिंग ऑफ मोमेंटम. इससे क्या प्रूव हुआ, जो हमारा इम्पल्स बन रहा है और जो हमारा मोमेंटम चेंज हो रहा है दोनों इक्वल है. कहाँ भी इम्पल्स बन रहा है वहाँ पे चेंजिंग ऑफ मोमेंटम, कहाँ पे चेंजिंग ऑफ मोमेंटम रहेगा वहाँ इम्पल्स, दोनों सेम रहेंगे, हमेशा इक्वल रहेगा, याद रखना. तो इम्पल्स एंड चेंजिंग मोमेंटम दे विल प्रोड्यूस, दे विल ऑलवेज इक्वल इन दैट पोजिशन. नेक्स्ट यहाँ पे इम्पल्स ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू चेंजिंग मोमेंटम, अभी जो बोला वही है. तो इम्पल्स और चेंजिंग मोमेंटम दोनों इक्वल रहते हैं. कहाँ पे, जैसे कि एक एग्जांपल बोलता हूँ. अभी यहाँ पे एक बॉल है, एक बॉल है, ओके, यहाँ के लग के ये वापस जाएगा बॉल, यहाँ पे बॉल लग के, लेकिन बॉल आ रहा है एक्स एक्सिस, जा रहा है माइनस एक्स एक्सिस. तो यहाँ पे जो आ रहा है जा रहा है इनिशियली मोमेंटम फाइनल मोमेंटम, ये चेंजिंग ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. और यहाँ पे जो फोर्स लग के स्मॉल टाइम में फोर्स लग के चला, यहाँ पे इम्पल्स जो बन रहा है, बॉल आके टकरा के वापस जा रहा है बॉल, लेकिन जो ये बॉल टाइम ले रहा है, स्मॉल टाइम में ज़्यादा फोर्स लग रहा है बॉल को, यहाँ पे वॉल को जो स्मॉल लार्ज फोर्स लगता है और टाइम कम लेता है, ये इम्पल्स हुआ. और यहाँ पे आने वाला बॉल जाने वाला मोमेंट, चेंजिंग ऑफ मोमेंटम, ये दोनों यहाँ पे इक्वल होते हैं. बॉल यहाँ टकराने के बाद जो फोर्स बनता है, फोर्स इनटू टाइम, ये क्या हुआ इम्पल्स. लेकिन जो आ रहा है और जा रहा है चेंजिंग ऑफ मोमेंटम, ये दोनों इक्वल रहते कभी भी. दिस स्टेटमेंट इज नोन एज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम. क्यों, कहाँ पे मोमेंटम और इम्पल्स दोनों इक्वल रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरम बोलते हैं. थ्योरम क्यों बोले, क्योंकि इम्पल्स और मोमेंटम इक्वल रहता है कभी. एग्जाम्पल,
हिटिंग, हाँ, किकिंग, कैचिंग, जंपिंग, हाँ, डैविंग, कोलिजन एक्सेट्रा। इस सब में अभी हिटिंग, जैसे कि अभी एक बैट है, जब बॉल लगता है तो बॉल आके लार्ज फोर्स स्मॉल टाइम, कम टाइम में बॉल लगता है, हिट होता है, लगने के बाद फिर वापस चला जाता है बॉल, चेंजिंग मोमेंटम हुआ, और लार्ज फोर्स स्मॉल टाइम, ये हमें इम्पल्स बना, इम्पल्स और मोमेंटम सेम हुआ। किकिंग, मारना, अभी हम कोई भी चीज़ को, एक वाल है, हम लोगों ने हिट करे, हिट करने के बाद हमको कितना ज़ोर से फोर्स लगाएंगे, ज़ोर से मारेंगे, फोर्स टाइम लेगा, इम्पल्स बना, और वहाँ लगता है एक्शन और रिएक्शन मिलेगा, वो भी हमारा चेंजिंग ऑफ मोमेंटम। ये भी किकिंग, कैचिंग, कैचिंग मतलब कैसा, जब हम लोग कैच पकड़ते रहते हैं, बॉल को कैच पकड़ते रहते, वी हैव चेंजिंग द स्मॉल मोमेंटम। जब हम कैच पकड़ते हैं स्मॉल मोमेंटम, और हमको बॉल वो जोर से फोर्स से लगेगा, फोर्स लगेगा कम टाइम में, वो इम्पल्स। यहाँ पे हमारा जो हैंड चेंज होता है, जब पीछे लेते हैं हम लोग वो मोमेंटम, तो दोनों सेम होता है। इज ऑल दिस केसेस इम्पल्स एक्ट। जब हम कैच पकड़ते हैं तो फोर्स हाथ जो बॉल बहुत ज़ोर से मार लगता है हाथ को, हम जब हाथ मूवमेंट कर लेते हैं जब बैक साइड, तो वो हमारा जब मोमेंटम हो जाएगा, और लार्ज फोर्स स्मॉल टाइम हाथ लगेगा, वो इम्पल्स हो जाएगा। इम्पल्स और चेंजिंग मोमेंट दोनों इक्वल हो जाता है, उसी के बाद हमारा हाथ को पेन नहीं होता है। नाउ इंटीग्रेशन मेथड से हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फोर्स अभी दिखाया है यहाँ पे, फोर्स इंटू टी टी, एवरेज फोर्स इंटू टी टी, वन चेंजिंग ऑफ मोमेंटम इज एक्चुअली इम्पल्स और चेंजिंग ऑफ मोमेंटम इक्वल। तो ऑलवेज मोमेंटम हमारा कांस्टेंट रहता है, तो इसीलिए कांस्टेंट हो जाता है। सो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट डेल्टा टी इज इंक्रीज, एवरेज फोर्स इज ए डिक्रीज, और dilute एंड वाइस वर्सा। Hitting or kicking the ball decrease the time of contact, so the large force act on the ball produce the great exaltation। मतलब अभी जस्ट बोला वही, मतलब एक बॉल ऐसा आ रहा है, हम लोग यहाँ पे हैंड है हमारा, हैंड में बॉल पकड़ते हैं तो हमारा हैंड ज़रा मूवमेंट करेगा, बैक साइड मूवमेंट करेगा, ये लार्ज फोर्स, बॉल जो आएगा ये लार्ज फोर्स से आएगा, लार्ज फोर्स से आएगा, और कम टाइम में हमको हिट करेगा। तो हिट करने से हमको लार्ज फोर्स, ये दोनों इम्पल्स और ये चेंजिंग ऑफ मोमेंटम, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंजिंग ऑफ मोमेंटम ऑलवेज। हिटिंग एंड किकिंग और बॉल डिक्रीजिंग द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ बहुत कम टाइम लेगा। देखो द कैचिंग, अभी यहाँ पे इन कैचिंग ए बॉल प्लेयर बाय ड्रॉइंग हिज हैंड बैकवर्ड इंक्रीज द टाइम ऑफ द कॉन्टैक्ट, सो लेस फोर्स एक्ट ऑन द हिज हैंड एंड हिज हैंड्स हैज सेव फ्रॉम द गेटिंग। जैसे कि बॉल आ रहा है, आने में लार्ज फोर्स से आता है, हाँ, इसका जो हैंड है ये ज़रा मोमेंटम करेगा, मोमेंटम करा तो क्या होता है, बट यह टेकिंग द वेरी स्मॉल टाइम, ये इम्पल्स ये मोमेंटम, फिर से दोनों सेम। एक्चुअली हमारा जब हैंड बैकवर्ड लेते हैं तो हमारा ज़रा फोर्स इंक्रीज टाइम ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हमको फोर्स कम लगता है।
तो उसी को हमारे हाथ को मारने लगता है, गेटिंग हर्ट। In jumping on sand or water, time of contact is increased due to aid of the sand of water, so force decrease and we are not injured। हम जो कभी भी सैंड पे, वाटर पे जब हम जंप करते हैं, ऐसा हम लोग, कोई पर्सन जंप करता है, जंप करने के बाद उनके सैंड में, अभी ये क्या है, सैंड है, सैंड के बाद इसके पैर पूरे अंदर सैंड के अंदर चले जाते हैं, मतलब इतना हमारा मोमेंटम मिलता है। लेकिन तुम्हारा लार्ज फोर्स स्मॉल टाइम में या मोमेंटम तो दोनों इक्वल हो जाता है, तो हमको हर्ट नहीं होता है जंपिंग सैंड में और वाटर में। However, if you jump on cement floor, the motion stop in the very short interval of time, resulting in the large force due to which are seriously injured। मतलब अभी हमारा अभी जस्ट बोला, अभी ये सैंड नहीं है, ये है सीमेंट फ्लोर है। जब हम लोग जंप करते हैं इस पर, जंप करने के बाद ये अंदर मूवमेंट नहीं करेगा, इतना मूवमेंट नहीं करेगा, सैंड में मूवमेंट होता है। या मूवमेंट नहीं होने के बाद इसका जो पूरा फोर्स टाइम ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इम्पल्स मिलेगा, तो हमको हर्ट होगा। यहाँ पे मोमेंटम नहीं मिलेगा, तो ऑलवेज इम्पल्स इज़ इक्वल टू मोमेंटम। मोमेंटम नहीं मिला तो इम्पल्स गेटिंग से वेरी लार्ज, तो फिर हमको हर्ट होगा, इंजर्ड होने का चांस ज़्यादा रहता है। Athlete is advised to come to stop slowly after finishing a fast race, so the time of the stop will increase, hence the force experienced by him decrease। मतलब यू हैव सीन, अभी एथलीट में देखे होंगे वो जो फास्ट में आते हैं, बाद में स्लो होने के लिए हम स्लो होते हैं, स्लो नहीं हो जाता है, तो कम टू स्टॉप स्लोली आफ्टर फिनिशिंग ए फास्ट रेस, स्लोली स्टार्ट, लेकिन टाइम टू स्टॉप इंक्रीज, टाइम ज़्यादा रहता है उनके पास इंक्रीज होने के लिए, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय हिम, ठीक है, फोर्स कम होता है लेकिन टाइम ज़्यादा हो जाता है। एप्लीकेशंस, चाइना वेयर एंड ग्लास वेयर आर रैप्ड इन द पेपर, स्टॉप पीस। अभी जो चाइना वाले कोई भी पैकेज भेजते, पैकिंग करते, तो वो लोग क्या करते, रैप में भेजते हैं। देखिए ना आप लोग, बहुत स्मॉल बबल्स का रहता है, क्योंकि वो डैमेज नहीं करना चाहिए। ही गेट द स्मॉल मोमेंटम, लार्ज इम्पल्स गेटिंग वेरी स्मॉल मोमेंटम, तो डैमेज नहीं होता है। कोई बॉक्स रहता है ऐसे, इसके ऊपर एक वैप डाले रहते हैं, ऐसे वैप रहता है, कोई इसको थ्रो किया तो ये गेट इसमें स्मॉल मोमेंटम, लेकिन जो लार्ज फोर्स टाइम इम्पल्स मिलता है, ये इम्पल्स स्मॉल मोमेंटम ये इक्वल हो जाएगा। इन द इवेंट ऑफ जर्क इनफैक्ट विथ एक लॉन्ग टाइम टू रीच द ग्लास चाइना वेयर थ्रू द पेपर स्टॉल्स, पूरे वही है। Result is the average force exerted on the china and glassware is small and chance of this breaking is reduced। कोई चीज़ वो पैकेज करने के बाद, फेंकने के बाद उसका जो लार्ज फोर्स है ना, वो रिड्यूस हो जाता है मोमेंटम से। द व्हीकल लाइक स्कूटर, कार, बस एक्सेट्रा, दे आर प्रोवाइडेड विथ शॉक एब्जॉर्बर। देखिए ना आप लोग, गाड़ी का भी जो गाड़ी का सकब्जा रहता है, यहाँ पे सकब्जा रहता है, जगह का जो मोमेंटम होता है, जो सडनली ब्रेक आया या तो कोई गड्ढा आया, कोई है, तो यहाँ से ये मोमेंटम करेगा, उसको लार्ज फोर्स लगेगा, लार्ज फोर्स कम टाइम लेगा, ये इम्पल्स बना और ये मोमेंटम लेगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। When they move over a uneven road, impulsive force are exerted by a road। इम्पल्स कैसे मिलता है, रोड से मिलता है, लेकिन मोमेंटम कौन ले रहा है, सकब्जर ले रहा है हमारा,
So the function of shock absorber is increase the time of impulse. This would reduce the force jar experienced by ride of the vehicle. हमारा जो व्हीकल्स में है ना वो इम्पल्स और मोमेंटम वो जल्दी इफेक्ट पता चल जाता है.